अभी तक हम लोगों ने मलेरिया देखा। मलेरिया तो एक काफी लंबा प्रोग्राम था, उसमें है भी, चूंकि वो लीडिंग है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो हैं, उसमें सबसे लीडिंग जो डिजीज है आपको मलेरिया ही है। तो वो हम लोग ने देखा उसमें, और कितने स्टेप्स थे। 1953 से वो स्टार्ट हुआ और फिर 1958 में उसको मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को कर दिया गया इरेडिकेशन प्रोग्राम। फिर वो कंट्रोल में नहीं आया तो उसको फिर मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन में डाला गया। फिर लास्ट में आपने देखा कि स्ट्रेटजीज आई 2016 से लेके कि 30 तक में हम उसको खत्म कर देंगे। ठीक है। फाइलेरिया एक बहुत खतरनाक डिजीज है और इसको बोलते हैं डिसफिगरिंग डिजीज। मलेरिया में आपको शुरू में या जब तक आपको सीक्वल डेवलप नहीं होता है तो आपको नंगी आंखों से, नेक्ड आई से कोई डिसफिगरिंग नहीं दिखेगा उसमें। उसके अलावा जो फाइलेरिया है इसमें थोड़ी सी आपको चेंज दिखेगी कि देखने से ही पेशेंट अजीब सा उसका लुक हो जाता है, स्ट्रक्चरली यानी एनाटॉमिकल बहुत डिफरेंस आ जाता है बॉडी में, बहुत कराहियत महसूस होती है। इसलिए ये पब्लिक कहते हैं कि ये सोशल स्टिग्मा हो जाता है, लोग को बहुत बुरा फील होता है कि मैं पब्लिक में जाऊं और मेरा पैर जो है फुला हुआ है, मेरा हाथ फुला हुआ है, या फिर जेनाइटल्स में खास के स्क्रोटल एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, या फिर कभी कभी आपको इवन कि फीमेल में भी इन्वॉल्व होता है, सब मेमोरी ग्लैंड में इन्वॉल्व, या हाथों में हो गया लिम्फेडिमा जिसको कहते हैं, पैरों में स्वेलिंग हो गई, सब। तो लास्ट की कंडीशन जो आप देखते हैं, ये पैर दिख रहा होगा आपको शाम को, एलिफेंटियसिस मतलब कि हाथी पांव हो जाना। तो अपार्ट फ्रॉम पेशेंट जो जूझ रहा है उससे, यानी जो उसको प्रॉब्लम हो रही है वो तो हो ही रही है, उसके साथ साथ ये थोड़ा सा न्यूजेंस पैदा करता है कि पब्लिक में मैं जाऊं और मुझे कोई देखे और इस तरह से बुरा लगे देखने में। तो लुक बाय लुक जो है ना, ये बहुत टेंशन पैदा करता है। इसलिए मेंटल हरासमेंट बहुत पेशेंट का होता है, पेशेंट अपना कंट्रोल नहीं कर पाता है, बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप हो जाते हैं। यार मेरे साथ जैसे स्किन डिजीज होता है, किसी को विटिलिगो हो जाए, सोरियासिस हो जाए, फेस पे हो जाए, हाथ पे हो जाए, जो ओपन एरिया, बेयर एरिया, बाहर से सामने से को दिख जाता है, तो बहुत खतरनाक फीलिंग होती है उसको कि अरे यार, एम्ब्रेसमेंट होता है पब्लिक में और फिर वो उसके मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हो जाता है, आदमी टूट जाता है। इसी तरह से फाइलेरिया को भी कहते हैं कि ये डिसफिगरिंग डिजीज है, आपके फिगर चेंज हो जाते हैं बॉडी के, जिस वजह से लोगों को डिजीज की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो तो हो ही रही है उसको, उसके साथ साथ मेंटल ट्रॉमा बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आज इस डिजीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, व्हाट इज फाइलेरियासिस या फिर लिम्फेटियसिस जो इसको कहा जाता है, लिम्फेटिक। ये आपको पैरों में जो होता है वो लिम्फेटियसिस हो जाता है, पैर फूल जाता है, लंबा हो, स्वेल अप हो जाता है, भारी हो जाता है, उठा नहीं पाता। एलिफेंटियसिस जो है कॉमन टर्म यूज होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, थिकनिंग ऑफ स्किन हो जाती है जो पैरों के हिस्से का, या फिर खास के आपको लोअर लिम्स का। ठीक है, inflammation and thickening of the skin and the tissue underlying the same, it affect the arms, legs and the male and female genitalia most commonly. आप बहुत सारे केसेस नहीं देखेंगे कि पैर फुला हुआ है, लेकिन जेनिटल्स में खासकर स्क्रोटल में बहुत स्वेलिंग हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे इवन के देखेंगे घरों में, छोटे भाई वगैरह होंगे आप लोग को, या फिर बड़े होने के बाद भी बहुत सारे केसेस हैं। अपने कॉलेज में भी एक टिपिकल केस है इसका। तो इस वजह से जेनेटेलियल्स बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत रेयर केस में देखिएगा कि बहुत हेवी जेनेटेलियल्स का वो खासकर स्क्रोटल स्वेलिंग हो जाती है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? ब्लॉक्ड लिम्फ डक्ट जो है, लिम्फेटिक चैनल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, इवन कि जिन्होंने कृत्रिम साइंस पढ़ा होगा वहां भी डिस्कस हुआ होगा, और जो साइंस साइड से है तो वो अच्छे से इस चीज को जानते हैं। लिम्फेटिक चैनल्स क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम पूरा का पूरा किस तरह से गार्डिंग करता है अपने बॉडी का। स्किन है इसका ब्राउनी स्किन कलर हो जाता है। ठीक है, इनलार्ज ग्रोइन लिम्फ नोड्स, जो ग्रोइन होता है आपका कांच जिसको कहते हैं, उसके जो लिम्फ नोड्स है वो बड़े होने लगते हैं। वेरुकस स्किन अपीयरेंस होता है। वेरुकस कहते हैं ऐसा कि जैसे आपकी स्किन थोड़ी सी थिक और वॉट शकल की हो जाती है, जैसे नहीं उस पे वॉट निकल आता है स्किन, तो उस तरह की रफ स्किन हो जाएगी बार बार, चूंकि ये जो बॉडी जमीन से सटने वाले पार्ट्स होते हैं या जिसपे जैसे शूज वगैरह पहनना हो, तो पूरा स्किन एकदम रघु टाइप की हो जाएगी, मोटी सी, थिक सी और
लगेगा आपको कि अरे इसमें शमशाद आलम, आपके पीछे अगर कोई साउंड है तो आप लोग बड़ी ईमानदारी से उसको जो है ना म्यूट कर लिया कीजिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है किसी के पीछे कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, ठीक है। तो फाइब्रोटिक स्किन हो जाती है, वेरोकस का मतलब होता है वही थोड़ी सी वॉट शक्ल की हो जाती है, रफ हो जाएगी और लगेगा तो आपको कि पूरा वो नॉट सा बन गया है। फाइब्रोटिक स्किन टिश्यू हो जाती है, स्किन जो टिश्यू जो फाइब्रोटिक हो जाती है, मस्कुलेचर खत्म होने लगता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है वो चूंकि इम्पेयर्ड होता है, जहाँ वही रुक जाता है। और लिम्फेटिक ड्रेनेज आपने देखा है किस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म ये काम करता है, जब वो रुक जाएगा, डायनेमिसिटी खत्म हो जाएगी तो स्वेलिंग होगी। तो इस चक्कर में आपके पूरे पैर में मैसिव स्वेलिंग हो जाएंगी। अगर टेस्टिकल्स में होता है आप मेल में, तो टेस्टिकल की स्वेलिंग हो जाएंगी, बहुत इनलार्ज हो जाएगा वो और पेनफुल हो जाए कंडीशन आ जाएगी। एबव टेस्टिकल्स भी पेन जा सकता है, जो स्पॉन्टेड कॉर्ड है वो ऊपर की तरफ असेंड करेगा, उसमें स्वेलिंग हो जाएगा। पेबी स्किन स्पेयर हो जाए, पेबली स्किन अपीयरेंस होता है कि उसमें पेप्यूल्स मैक्यूल जैसे बन जाता है, आपस में कॉलिस करके एक लिंकअप बना देते हैं, तो आपका पूरा स्किन लगेगा कि जैसे बड़े बड़े दाने और टाइप के रफ दाने आपस में जुड़े हुए हैं, पेबली अपीयरेंस देंगे। बहुत सीवियर स्वेलिंग हो जाएगी आगे बढ़ के। और जब स्किन में आप देखिएगा कि जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो अगर आपको क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, तो क्या होगा कि पैर सूजना शुरू होगा, पूरा स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपका चैनल ही बंद हो जाएगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि नाले कहीं पे अगर ड्रेनेज बंद हो जाता है, किस तरह उबल के पानी रोडों पे और एरिया में आने लगता है, इसी तरह से स्वेलिंग बढ़ती चली जाएगी। और दूसरे उस जब लिम्फेटिक ड्रेनेज की जो स्वेलिंग होगी तो ये आपके सर्कुलेशन को हिंडर कर देगा, ब्लड सर्कुलेशन हिंडर करेगा, जिससे आपको पूरे बॉडी के स्किन के एक एक हिस्से को, मस्कुलेचर से लेकर स्किन के एक एक हिस्से को आपको क्या पहुंचती है, खुराक पहुंचती है। वो जब कम हो जाएगी तो फिर देखिएगा कि वहाँ पे जो अल्सर डेवलप होगा उसमें हीलिंग नहीं हो पाएगा। हीलिंग के लिए क्या चाहिए आपके, देखा होगा हीलिंग के फैक्टर्स चाहिए, जो ब्लड के सारे आते हैं, वो हिंडर हो जाएगा, सर्कुलेशन ही कम हो जाएगा, तो कहाँ से हीलिंग होगा। टिश्यूज जो थिक हो जाएगी, फीवर लास्ट में इसके बहुत खतरनाक सिम्टम्स में से आते हैं, ठीक है। एलिफेंटिसिस से जो फील पाव हो जाता है, जिसको हम लोग फील पा बोलते हैं इसमें यूनानी में, तो बहुत खतरनाक कंडीशन है। इसके लिए जरूरी है कि मैनेजमेंट में इसके आपके रेगुलर जो है केयर किया जाए आपके पैरों का। उसमें उसके लिए शूज भी ऐसे इस्तेमाल किया जाए जो ज्यादा प्रेशर ना डाले स्किन पे। जो भी पहने चीजें बार बार उसको क्लीन करना है, साफ करना है। क्यों क्लीन साफ करना है कि ऑलरेडी जो एक तो इन्फेक्शन की वजह से हो गया कि माइक्रोफिलरी जाकर ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया लिम्फेटिक ड्रेनेज में, स्वेलिंग हो गई। अब स्वेलिंग हो गई तो ब्लड सप्लाई नहीं है, तो अब जो वहाँ थोड़ा सा भी कट जाएगा, थोड़ा सा भी जख्म हो जाएगा तो वो हील नहीं होगा। दूसरे स्किन के जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं कि डेली जो शेड ऑफ होती है स्किन, नई स्किन आ जाती है, वो फंक्शन भी हिंडर हो जाएगा आपका। एनाटॉमी गड़बड़ होगी तो फिजियोलॉजी गड़बड़ाना ही गड़बड़ाना है उस एरिया का। तो क्या होगा कि उसकी सेल्फ डिफेंस खत्म हो जाती है स्किन की उस पैर वाले हिस्से में। तो आपको क्या करना है कि उसको रेगुलर केयर करना है, साफ करना है, एंटीसेप्टिक से धुलना है। और कभी कभी होता है कि गर्म पानी से स्पॉन्जिंग करना है कि गीला नहीं होना, और सुखा भी देना, गीला नहीं होना, इन्फेक्शन ना हो। यानी कि एक बार हुई डिजीज पे फिर से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए, उसको रोकने के लिए। फिर जो दवा आती है इसकी, वो रेगुलर दवा देनी है इसकी, ताकि जो लार्वल स्टेज में बॉडी में वो एडल्ट डेवलप ना हो जाए। एडल्ट हो जाएगा तो फिर और यूचरिया बोन क्रफ्टी जो है वो क्या कहते हैं, माइक्रोफिलरी जो है इसका फिलेरिया का, वो और ज्यादा ब्लॉकेज करेगा, फर्दर ब्लॉकेज आपको और दिक्कत कर सकता है, ठीक है। एंटीफाइलरी ड्रग चलेगी। सर्जिकल केयर होगा, अगर मान लिया हाइड्रोसिल की कंडीशन है, बड़ा हो गया है वो साइज में, तो उसको ऑपरेट करके बाहर निकाल देना है। या फिर फीमेल जेनेटिलियस में तो उसको भी ऑपरेट करके बाहर निकालना है। कोशिश करना है किसी तरह से जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसको हम लोग रीचैनलाइज कर दें, ताकि आराम से वो बाहर निकल जाए, ठीक है। और दूसरे सबसे आखिर वाला जो काम है उसमें, वी हैव टू कंट्रोल द मॉस्किटो। जो मॉस्किटो इसको हम तक ट्रांसमिट करता है लाके, उसके जो कंट्रोल के मेजर्स हैं वो मेजर्स हमने पढ़ा, इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट कंट्रोल, उस कंट्रोल को अपनाना है। ओके, तो इट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजीज। फाइलेरिया एक बड़ी डिजीज है, इतने में काम नहीं हो सकता इसका, लेकिन एक छोटा सा माइन्यूट सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया फाइलेरिया के बारे में, वो यही था कि व्हाट इज इट, और उसके बारे में अब हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, जो 1955 में आया। 53 में मलेरिया कंट्रोल था, 55 में नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल आया। तो उस वक्त जो रिस्क था, वो आबादी भी बहुत कम थी उस वक्त। देखिए आबादी के तनासुब के हिसाब से 420 मिलियन
जो आदमी वो रिस्क पे था इस इन्फेक्शन के। रिस्क पे कैसे होता है, मतलब उस एरिया में इतने लोग रह रहे थे जहां पे इसके वेक्टर्स बहुत ज्यादा थे, केसेस भी बहुत पाए जा रहे थे। 420 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख इंटू 420 कीजिएगा तो कितना बड़ा एरिया था, ठीक है। वो रिस्क पे थे, ठीक है। और उसमें से 19 मिलियन को डिजीज थी उस वक्त, और उसमें से 25 मिलियन के अंदर पैरासाइट था उसके ब्लड में। देखिए, डिजीज होना और पैरासाइट का बॉडी होना दोनों अलग कंडीशन है। कभी कभी आपके अंदर इन्फेक्शन चला जाता है लेकिन डिजीज में कन्वर्ट नहीं होता है। डिजीज कहने की, जब भी हम लोग वर्ड डिजीज यूज करेंगे, इसका मतलब कि साइन एंड सिम्टम्स उसके जाहिर हो चुके हैं। बहुत सारी डिजीज ऐसी है आपके बॉडी में चली गई, और हो सकता है कि अपने लोग जो क्लास कर रहे हैं 40 लोगों में से कई लोग के अंदर कोरोना के वायरस आ गए होंगे और आपकी बॉडी ने ओवरकम भी कर लिया होगा, आप नहीं जानते इस चीज को। तो आपको पता इसलिए नहीं चलेगा कि साइन और सिम्टम्स आपको जाहिर नहीं हुए, तो इसीलिए हो सकता है ओवरकम गए। तो इस हर डिजीज के साथ ये कंडीशन होती है। सेम इन द कंडीशन ऑफ द फाइलेरिया ऑल्सो, कि 420 जो रिस्क पे थे, 420 मिलियन, 19 मिलियन में डिजीज था, यानी कंफर्म्ड केस ऑफ फाइलेरियोसिस। और 25 मिलियन के जो एक्सपेक्टेड सर्वे के हिसाब से था कि 25 मिलियन लोगों के अंदर पैरासाइट थे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया 1955 में। उस वक्त बहुत कम रिसोर्सेज थे, फिर भी 206 फाइलेरिया कंट्रोल यूनिट्स बनाए गए इंडेमिक एरिया में जहां पे ये पाया जा रहा है। 199 फाइलेरिया क्लिनिक्स बनाए गए और 27 सर्वे यूनिट बनाए गए ऑल ओवर द इंडिया में। सर्वे यूनिट जो बताएगा कंडीशन की, डिजीज का ट्रीटमेंट कंडीशन जब से शुरू हुआ, पहले क्या कंडीशन थी, अब ट्रीटमेंट के बाद क्या डिफरेंस आ रहा है, या जो भी उससे रिलेटेड डाटा जनरेट हो रहा है उसको वो मॉनिटर करेगा। ये जो सर्वे वाला, ये जो यूनिट्स बनाए गए थे उस वक्त, वो प्राइमरली आपको अर्बन एंडेमिक अर्बन टाउन्स में बनाए गए थे, शहरों के लिए था ये सिर्फ और सिर्फ। ये जो 200 फाइलेरिया कंट्रोल यूनिट बनाए गए, फाइलेरिया क्लिनिक 199 बनाए गए, ये सिर्फ शहरों के लिए था। गांव में क्या था, गांव में सीधे आपको फाइलेरिया की जो मेडिसिन थी डीसी उसको पहुंचाना था, और इस बीमारी की वजह से जो भी मॉर्बिडिटी हो रही थी उसको मैनेज करना था। कहाँ से? पीएचसी से, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है ना, वहीं पे इसको मैनेज करना था। 1955 में ये प्रोग्राम चला। फिर 1978 में इस प्रोग्राम में का जो ऑपरेशनल यूनिट था कि कैसे ये प्रोग्राम काम करेगा, फील्ड में कैसे काम करेगा, ये इसको मर्ज कर दिया गया अर्बन मलेरिया स्कीम पे, ताकि इस अर्बन मलेरिया स्कीम में 78 तक में आपको 53 में देखिएगा आपको मलेरिया का आया था, और मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया था, और 58 में फिर आ गया था आपको इरेडिकेशन प्रोग्राम। 78 की बात, तब तक मलेरिया के कंट्रोल में हम लोग बहुत स्मार्ट हो चुके थे इन कंपेरिजन टू फाइलेरिया। तो उसी से मर्ज कर दिया गया कि भाई वेक्टर भी एक तरह ही का कंट्रोल करते हैं, तो दवा उसी के साथ मर्ज कर दिया गया इसके सारे प्रोग्राम्स को, ताकि इस प्रोग्राम की एफिकेसी बढ़ा सकें और मैक्सिमम हम यूटिलाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज का। लेकिन जो इसका ट्रेनिंग एंड रिसर्च कंपोनेंट था कि फाइलेरिया से रिलेटेड जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको जो ट्रेन करना है वो वही रहा जो पहले से कंट्रोल में था, कि जो डायरेक्टरेट था आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज दिल्ली, वही ट्रेन करता था अपने स्टाफ को, एक्सपर्ट्स को, जो जाके फिर फील्ड में जाके फाइलेरिया को देखता था। ठीक है। फाइलेरोलॉजी का मतलब कि फाइलेरिया से रिलेटेड जितनी भी स्टडी थी, इसकी ट्रेनिंग जो है 3 रीजनल सेंटर्स पे दिए जाने लगे। रीजनल फाइलेरिया ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर्स था, वो 3 रीजनल सेंटर्स थे। एक केरला में था, कैलिकट जो उसकी एक सिटी है केरला की, और राजामुंड्री एक आंध्र प्रदेश में एक जगह है वहाँ, और तीसरे वाराणसी जो आपके सिस्टर स्टेट है बगल में वाराणसी में, 3 जगह ही दिया जाता है। इसके साथ साथ 12 हेडक्वार्टर्स थे अलग अलग स्टेट्स में, जहाँ भी इसकी छोटे लेवल पर ट्रेनिंग्स और इसका कंट्रोल हो रहा था। जो इसकी स्ट्रेटजीज थी फाइलेरिया कंट्रोल स्ट्रेटजी की, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में, एक था कि वेक्टर को कंट्रोल करना है, एंटी लार्वल ऑपरेशंस करना है, कि लार्वा को ही कंट्रोल करने, एडल्ट तक पहुंचने से पहले ही उसको कंट्रोल कर लेना, लार्वल स्टेज ही आपके अंदर आता है। सोर्स रिडक्शन, यानी मच्छर जहाँ पे आपका पैदा ले रहा है, ठीक है, उसको भी कम करना है, जो हमने देखा था इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट में। तीसरा था डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रोफाइलेरिया कैरियर्स। जो भी कैरियर्स हैं, कैरियर्स वो होते हैं जिसमें अभी क्या कहते हैं, एक से दूसरे को फैलाते हैं, वो जैसे भी डिटेक्ट हो पा रहे हैं उनको डिटेक्ट करके और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। ठीक है। एंड मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट, यानी फाइलेरिया एक ऐसी डिजीज है जिससे मॉर्बिडिटी बहुत ग्रीवियस होती है इसकी। आप देख रहे हैं कि अगर स्क्रोटम में अगर स्वेलिंग हो गई है,
टेस्टिकल स्वेल कर गई है तो इसकी मॉर्बिडिटी क्या हो सकती है? तो डिस्फिगरिंग आप देख ही रहे हैं कि उसकी साइज बढ़ जाएगा, एनवांस फील होगा आदमी को, हर जगह पब्लिक में एम्प्रेसमेंट फील होगा। साथ साथ वहां पे आपको लीडिंग सेल्स होती है जो स्पर्म को का प्रोडक्शन करती है, हो सकता है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, एजोस्पर्मिया हो जाएगा, स्पर्म बनेगा, वो बंदा फर्टाइल ही नहीं रहेगा। एक मेल के लिए इनफर्टाइल हो जाना, इम्पोर्टेंट हो जाना, इम्पोर्टेंट इज डिफरेंट थिंग, ये बहुत शर्मनाक कंडीशन होती है मेल फीमेल दोनों के लिए। अपनी सोसाइटी में मेल ज्यादा इसको खतरनाक तरीके से लेते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया, जबकि एक नेचुरल एक डिजीज की तरह है। तो मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट उसका बहुत जरूरी था। और दूसरे, हर प्रोग्राम में ये होता है कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड जो भी मेडिकल इंफॉर्मेशन है, चाहे इसके कंट्रोल को लेके, चाहे इसके ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स को लेके, इन सारी चीजों को इकट्ठा करना, लोगों को क्लासेस में या उस एरिया में सिलेबस में जोड़ देना, आम पब्लिक को पम्फलेट्स के थ्रू या प्रचार के थ्रू कम्युनिकेट करना इन चीजों को, ये कंटिन्यूस, यही आपकी फैलेरिया कंट्रोल स्ट्रेटजीज रही। इस स्टडीज को रिवाइज किया गया। रिवाइज करने के बाद ठीक इसमें जो है ना आपको डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इसमें ट्रीटमेंट जोड़ा गया। ट्रीटमेंट तो जो पहले केसेस का हो रहा था, अब क्या हुआ कि एनुअल एक सिंगल डोज देना है, मास ड्रग थेरेपी, उस एरिया में, एंडेमिक एरिया में जहाँ पे भी ये फाइलेरिया एंडेमिक है और वहाँ के लोगों को, सस्पेक्टेड को आपको देना है, ठीक है, मास ड्रग थेरेपी, एक सिंगल डोज होगा। ये कोशिश करना है कि जिस भी एरिया में, इसका जो प्रोग्राम का रिवाइज का ये था, टारगेट था कि जिस भी एरिया में ये फाइलेरिया है, 80% पब्लिक को आपको ये डीसी की, डाइथाइलकार्बोक्सिलिन की, इसकी जो आपको डोज दे देनी है 5 साल तक, साल में एक बार 5 साल तक, एक्सेप्ट 2 साल से नीचे के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन एंड सीरियसली इल पर्सन, इसको छोड़ देना है आपको। इसके एडिशन में क्या करना है आपको? होम बेस्ड फूड केयर करना है, हाइड्रोसिल ऑपरेशन अगर बढ़ गया वो करना है, साथ में डीसी के साथ साथ सप्लीमेंट में आपको डीसी प्लस अल्बेंडाजोल, जो पहले से आपका नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा था, उसी प्रोग्राम के तहत जो ये लाया गया, तो अल्बेंडाजोल भी इसमें जोड़ा गया, ठीक है। अल्बेंडाजोल भी इसकी ड्रग ऑफ, मतलब कि बहुत इफेक्टिव ड्रग है इसमें, ठीक है। जो 30 हाईली एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स थे उसमें ये स्ट्रेटजी चलाई गई, ठीक है। इस स्ट्रेटजीज पे ही काम चलता रहा अंटिल 2003 और 4 में। इसके आगे जाके जब एलिमिनेशन प्रोग्राम होगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। 3-4 में 400 मिलियन लोगों को इस ट्रीटमेंट के अंदर लाया गया, मास ड्रग थेरेपी के अंदर, यानी 400 मिलियन लोगों को मास ड्रग थेरेपी दिया जाना लगेगा 3 से 4 तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है। और इसमें जो सेंट्रल ग्रांट था, प्रोग्राम जो होता है, कोई भी हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च होता है तो वो स्टेट का इशू होता है, मतलब कि एक देश का मसला होता है, स्टेट से मतलब यहाँ देश से, तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो हर प्रोग्राम्स में 80%, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट की भागीदारी होती है, अब 20 से 25% जो स्टेट की भागीदारी होती है। इस प्रोग्राम को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस वक्त 19.5 करोड़ रुपए दिए थे, जो भी इंडेमिक स्टेट है, कि फलेरिया को एलिमिनेट करना है उस एरिया से, फलेरिया को वहां से निकाल देने के लिए 19.5 करोड़ जो है वो उन्होंने दिया। फिर जाके आपको नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2002 में बनी, उसके अकॉर्डिंग इस कंट्रोल प्रोग्राम को एलिमिनेशन प्रोग्राम कर दिया गया, एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस, ठीक है, कि हम 2015 तक, इसमें टारगेट रखा गया कि 2015 तक हम इसको पूरे भारत से एलिमिनेट कर देंगे, जबकि अभी तक ऐसा नहीं हो गया। एरियाज ऑफ एंडेमिक को चूज किया गया, जिसमें 256 डिस्ट्रिक्ट, 16 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज को रखा गया। अब तक जब ये प्रोग्राम्स एलिमिनेशन का मामला चल रहा था तो 630 मिलियन पीपल आर एक्सपेक्टेड टू द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। देखिए बढ़ गया है, अब ये कहिएगा डेट बढ़ा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उस वक्त लोग बहुत कम थे, तब 400 कुछ मिलियन था, यहाँ पे इतना ज्यादा, जब हम 1.25 करोड़, 1 करोड़ 1.25 अरब के आसपास है, तब 630 मिलियन पीपल एक्सपेक्टेड इन्फेक्शन को, ठीक है। एलिमिनेशन जो कहा गया कि हम एलिमिनेट करेंगे, उसका मतलब क्या है, तो डिफाइन किया गया उस वक्त एलिमिनेशन को, व्हाट वी मीन फ्रॉम द एलिमिनेशन। उसमें कहा गया कि लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस केसेस टू बी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस सीजेस टू बी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। एलिमिनेशन का मतलब होगा कि ये अब पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहेगा when the number of microfilaria carriers is less than 1% and the children born after initiation of ELF, elimination of lymphatic filariasis, free from circulating antigenemia। इसका मतलब हुआ इस डेफिनेशन का
कि लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस जो है इस लेवल तक हमको कम कर देना है कि ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना रहे, और जो माइक्रोफाइलेरिया की कैरियर्स है वो 1% से कम हो जाएंगे। और इस प्रोग्राम के लॉन्च होने के बाद, एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस के लॉन्च होने के बाद जो बच्चा पैदा हो, उस बच्चे के सर्कुलेटरी एंटीजीमिया ना हो। एंटीजीनिया क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एडल्ट फाइलेरिया वर्म इन द ह्यूमन बॉडी, यानी उसके अंदर लार्वा तो चला जाए लेकिन एडल्ट ना हो। एडल्ट होने का मतलब एस्टेब्लिश कर दे डिजीज आपके अंदर, ये कंडीशन था, डेफिनेशन में रखा गया था। इसी डेफिनेशन को गोल मान के अचीव करने की बात होती थी। ठीक है, जो स्ट्रेटजीज हुई, इस स्ट्रेटजीज में वही बात आई कि एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। वही जो सिंगल डोज था वो सिंगल डोज हम देंगे 5 साल तक, जो भी एलिजिबल है उस एरिया में, मतलब कि एंडेमिक एरिया में, ताकि हम इसके ट्रांसमिशन को रोक सकें। और दूसरा सबसे बड़ा टारगेट इसमें था स्ट्रेटजीज में, होम वेस्ट मैनेजमेंट होगा। घर ही पे आपको लिम्फेडिमा के केसेस को मैनेज करेंगे, और अगर हाइड्रोसिल का केस आया है तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे या मेडिकल कॉलेज में उसका आपको ऑपरेशन करवा के उसको करेक्ट करना है। करेक्टिव ऑपरेशंस कहलाता है इसमें कि हाइड्रोसील अगर हो गया है तो क्या करते हैं कि उसको इंसिजन लगा के और उसकी स्किन को ऐसे पलट देते हैं, पलट के सील देते हैं, ताकि लगातार जो पानी रिस रहा है उसमें जो सिक्रीशन हो रहा है उस सिक्रीशन को कंट्रोल किया जा सके। तो क्या करते हैं कि उसी की स्क्रीन को जो ऊपर स्क्रोटम के ऊपर उसको कट करके और पहले जो पानी उन्हें निकाल दिया फिर उसको पलट के उसी पे सिल देते हैं, ओपन रखते हैं कुछ दिन की ये बाहर निकल जाए, पानी जो है वो निकलता रहे उसको इस तरह, तो फिर जमा हो जाएगा उसको। फिर 2004 में रिवाइज फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो आया एलिमिनेशन के थ्रू, उसमें ड्रग थेरेपी में थोड़ा सा एडिशन हुआ। ड्रग डोज वही रहा जो पीछे आपने देखा कि 80% आपको कवरेज देना है डीईसी का 2 साल के बच्चों को, हर साल में एक बार देना है, 5 साल तक देना है, 2 साल के बच्चों को छोड़ के, प्रेग्नेंट वुमेन को छोड़ के, सीरियसली इल पर्सन को छोड़ के। को एडमिनिस्ट्रेशन में 2007 से डीसी प्लस अल्बेंडाजोल को नेसेसरी किया गया कि वो भी साथ में देना है। 2004 में ये 202 डिस्ट्रिक्ट कवरेज था इसका, साथ में इसको 250 एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट में जो लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस डिस्ट्रिक्ट्स में इसका कवरेज बढ़ा दिया गया। और जब ये लॉन्च हुआ था नवंबर 2004 में, उस वक्त जो इसका कवरेज था, ड्रग कवरेज देने का 72.4% था, 2014 में बढ़ के 86.8% हो गया। अगस्त 2017 तक का जो लास्ट डाटा है, उस डाटा के आते आते 94 डिस्ट्रिक्ट्स तक की लिमिट हो गया था। इसका मतलब हमने उसको कंट्रोल किया। ठीक है, और 152 इवैल्यूएशन यूनिट थे, 221 मिलियन पॉपुलेशन, कितना था अभी 630 देखा था पिछले वाले में आपने कि 630, यहाँ पे 630 मिलियन पॉपुलेशन आपका था। ये आपको आप पॉपुलेशन घट के 221 मिलियन पे आ गए, यानी हमने कंट्रोल कर लिया बहुत सारा। ठीक है, ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे जो था आपका फर्स्ट, वहां ये जो हुआ 2017 में, वहां तक हम कंट्रोल कर गए। जब ये कंडीशन हमारी आ गई तो हम एमडीए को, मास ड्रग ट्रीटमेंट को हमने रोक दिया कि बहुत हद तक हमने इसको कंट्रोल कर लिया। अब जो है वो जो मैनेजमेंट था केस का वही चले जाएगा। इस जो आपका ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे था 2017 में, इसमें 20 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी जोड़े गए थे। ठीक है, उसके बाद अब जो लेटेस्ट आपको चीज आई है कि भाई वो बहुत हद तक हमने कंट्रोल कर लिया, बहुत केस भी रिड्यूस हो गया है। फिर उसके बाद रिवाइज फाइलेरिया कंट्रोल में कुछ स्ट्रेटजीज फाइनल टेक के ओवर में रखी गई कि आगे क्या करना है। आगे ये करना है कि लाइन लिस्टिंग ऑफ लिम्फेडिमा एंड हाइड्रोसिल केसेस वर इनिशिएटेड सिंस 2004 बाय डॉक्टर टू डॉक्टर सर्वे इन फाइलेरिया एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट। लाइन लिस्टिंग का मतलब होता है कि जो भी केसेस आपके आ रहे हैं डॉक्टर के पास, ठीक है, डॉक्टर टू डॉक्टर, मतलब कि आपको ये डाटा डॉक्टर से कलेक्ट करना है। तो जो भी केसेस आ रहा है उसको एक तरह का परफॉर्मा होता था, रजिस्टर होता है, जिसमें इसको आपको रजिस्टर में इसको क्या करना है कि आपको नोट करना है। उस नोट में सारी चीज होती है कि पेशेंट का डिटेल के साथ साथ नेचर ऑफ कलेक्शन ऑफ, कैसे वो आया, कहाँ पे आया, किसने उसको डिटेक्ट किया। इससे क्या होता है कि आगे उसको फिर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में और सर्वे में दूसरा डाटा करने में इसको बहुत मदद मिलती है। ठीक है, दूसरी स्ट्रेटजीज हुई कि द अपडेटेड फिगर टिल दिसंबर 2014 रिवील्स अबाउट 12 लाख, यानी जो आपको 14 के दिसंबर तक में ये जो लाइन लिस्टिंग की गई, इसमें फिगर आया कि 12.5 लाख केसेस विद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फिलेरिया वर लाइन लिस्टेड, व्हिच इंक्लूड 8.7 लाख केस ऑफ लिम्फोडेमा, 3.8 केसेस ऑफ हाइड्रोसिल। दिसंबर 2014 तक जो आपको लाइन लिस्टेड केसेस आए, उसमें देखिए घट कितना हो गया, 12.5 लाख, सिर्फ लाख में आ गया, मतलब 1 पॉइंट समथिंग मिलियन आ गया। 10 लाख का होता है 1 मिलियन का, जिसमें से आपको
कितना घट गया, उस वक्त कितना ज्यादा था, मिलियंस, आपने देखा था कि शुरू में कितना मिलियंस था, और ये घट के सिर्फ 12 पॉइंट कुछ लाख आ गया। इसमें से आपको, इस 12.5 लाख में से आपको जो लिम्फेडिमा था, जिसमें हाथ और पैर में स्वेलिंग आती है, वो 8.7 लाख, यानी ज्यादा केस सिर्फ लिम्फेडिमा के थे, और बाकी जो आपको 3.8 लाख हो गए वो आ गए हाइड्रोसील के, यानी हाइड्रोसील के केसेस कम थे। ठीक है। Initiation has also been taken to demonstrate the simple washing of foot and maintain hygiene for prevention of secondary bacterial and fungal infection in chronic lymphedema cases, so that the patient get relief from the frequent acute attacks. ये बहुत जरूरी था कि अगर आपको एक बार फाइलेरियोसिस हो गया है, स्वेलिंग डेवलप हो गई है, मतलब कि आपके लिम्फ जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो आपका किसी तरह से ब्लॉक हो गया है, ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, तो अब आपने देखा कि पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है आपको एनाटॉमी में हिंडर करने लगेगी, स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएंगे, तो जो ब्लड सप्लाई के थ्रू जो डिफेंस मैकेनिज्म आता है वो नहीं आ पाएगा, तो अब स्किन क्या है कि वो बाहर आपके हवाले रह गया, उसमें कोई कट हो, एब्रेजन हो, लीजन्स हो, कुछ भी होगा तो उसको केयर खुद आपको करना है। तो ऐसे पेशेंट को इग्नोर ना करके आपको एक आदमी लगाना पड़ता है, अदरवाइज चूंकि वो झुक के अपने पूरे पैर तक नहीं पहुंच पाता, इतना ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। अगर आपको ग्रोइन से स्वेलिंग स्टार्ट हो गई तो कितनी दिक्कत होगी। स्क्रोटम कभी कभी आपको नी तक आ जाता है, इतना बड़ा हो जाता है उसका, बड़ा होते होते। तो इसका केयर बहुत जरूरी है, नर्सिंग केयर बहुत जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा हेवी कंडीशन है, ऑपरेशन से भी नहीं ठीक है, तो बेटर है कि आप एक नर्सिंग केयर के लिए मेल फीमेल के लिए फीमेल रख दें, ताकि फर्दर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो और दिक्कत उसको स्टार्ट ना हो बंदे को। नहीं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होगा तो और जख्म होगा, आपको नॉन हीलिंग अल्सर हो जाएगा, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। The microfilaria survey in all the implemented units is being done through night blood survey before MDA. ये जो ड्रग हम देते थे, मास ड्रग ट्रीटमेंट, इससे पहले ब्लड जो लेते थे उनका, तो ब्लड लेने का टेक्निक क्या था कि आपको रात में ब्लड लिया जाता था, क्योंकि इसका जो है वो रात में 10 साढ़े 10 बजे लेके 2 बजे रात तक की सरफेस पे आता है। जो सरफेस वाला ब्लड सर्कुलेशन है, स्किन के करीब वाला, इसका फाइलेरी जो है रात में आता है उस पे, तो इस वजह से ये नॉक्टर्नल था, तो इसको रात में समय, तो दिन में लेने से ये निकलता ही। अब टेक्निक डेवलप हो गई, किसी वक्त भी ले लेते हैं। इस वक्त जो लॉन्च हुआ था ये बात थी। द सर्वे इज डन इन 4 सेंटिनल and 5 रैंडम साइट कलेक्टिंग। ये सेंटिनल का मतलब होता है कि चूज करके कोई एरिया कि यहाँ करना है, रैंडम में कहीं से उठा लिया, ठीक है। तो ये रखा गया था कि सर्वे 4 करेंगे अलग अलग। There is definite evidence of microfilaria reduction in MDA should be above 80% persistent for 5 to 6 years. इसमें टारगेट रखा गया था कि 80% से ज्यादा इसमें जो है कम करना है केसेस को अगले 5 से 6 सालों में लगातार। अगर ये हम कर पाते हैं तो जो कम्युनिटी के अंदर इसकी लोड है वो कम करेगा, और ये एश्योर करेगा कि अगर 80% हम कम कर देंगे तो ये एश्योर करेगा कि अब हमारे यहाँ से फाइलेरिया कंट्रोल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एलिमिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट द नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स, जिसमें हमने देखा कि फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के साथ साथ हमने देखा कि एलिमिनेशन प्रोग्राम जो 2002 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। एलिमिनेशन प्रोग्राम के जो स्ट्रेटजीज थी या रिवाइज फाइलेरिया कंट्रोल स्ट्रेटजीज थी वो आपने देखा। अभी ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है वो आपको पूछ लेगा कभी कभी कि इसमें ट्रीटमेंट कैसे देते हैं। जो मास ट्रीटमेंट की बात हमने की, मास ड्रग थेरेपी क्या था, वो कैसे दिया जाता है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सिंपली कभी सवाल इस तरह भी आएगा कि जो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ये फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम से क्या समझते हैं, क्या इसके अचीवमेंट्स रहे, क्या स्टेप्स रहे इसके, उस पर अपनी मालूमात कलमबंद करें, या शॉर्ट नोट्स। लॉन्ग में भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन लॉन्ग के लाइक भी है, मलेरिया फाइलेरिया कोई भी। तो उस हिसाब से आपको चीज़ों को बहुत छोटे से पॉइंट्स वाइज करके निकल जाना है। लॉन्ग पूछ लिया, थोड़ा एलोबरेट कर देना है। तो आज की क्लास यहीं तक। आज